नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि तीनों सब्जेक्ट यानी पॉलिटी में भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। और वो टॉपिक है आपका राज्यों का पुनर्गठन। यानी भारत में जो वर्तमान स्वरूप है, यहाँ तक का जो सफर रहा, किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इसके पुनर्गठन को लेकर कौन कौन से आयोग बने, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में जो भी देशी रियासतें थी उनके पास तीन विकल्प थे। वो चाहे तो भारत में मिल सकती थी, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकती थी और वो चाहे तो स्वतंत्र हो सकती थी। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान नाम से दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ, अब भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी रियासतों का एकीकरण करना। और एकीकरण का ये जो बीड़ा है वो उठाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। छोटी मोटी रियासतें सारी की सारी भारत में विलय हो गई थी, लेकिन तीन रियासतें जो भारत में विलय नहीं हुई थी। और उन तीनों रियासतों की यदि हम बात करें, एक का नाम था हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी जो थी वो थी कश्मीर, जिसको हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी ये तीन रियासतें ऐसी थी जो भारत में उस समय विलय नहीं हुई थी। इनको विलय के लिए फिर भारत सरकार ने क्या क्या कार्रवाइयां की। हैदराबाद जो थी, हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई। भारत सरकार के द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके द्वारा जो पुलिस कार्रवाई की गई इसके लिए किस ऑपरेशन यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। फिर जूनागढ़ जो था, इस जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया जनमत संग्रह के द्वारा। यानी जूनागढ़ का भारत में विलय जो हुआ वो किसके द्वारा हुआ? जनमत संग्रह के द्वारा। साथ ही साथ कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो हुआ था विलय पत्र के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में डेट बतानी है कि किस डेट को कश्मीर का भारत में विलय पत्र के द्वारा विलय हुआ था। महाराजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के महाराजा, कश्मीर के महाराजा, उन्होंने विलय किया था भारत के साथ, विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो आप लोगों को बताना है कि ये विलय जो था वो किस डेट को हुआ। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि हैदराबाद जो थी उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा जब भारत में मिलाया गया तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर करते हैं। अब इनको सीधा सा हमें याद रखना है। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सा बस ऐसे याद रख लो। यदि हमें हैप्पी रहना है, यदि हम लोगों को हैप्पी रहना है तो हम लोगों को जूझना पड़ेगा। यदि हम लोगों को हैप्पी रहना है तो हम लोगों को जूझना पड़ेगा कवि के द्वारा जो साहित्य लिखा जाता है उसके साथ। यानी इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि कवि हमेशा हैप्पी रहता है क्योंकि वो जूझता रहता है किसके साथ? साहित्य के साथ। एच से आपका हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। एचपी से आपका क्या हो गया? हैदराबाद। पी से आपका पुलिस कार्रवाई। उसके बाद जू से आपका जूनागढ़, जे से आपका जनमत संग्रह। ना आपका यहाँ साइलेंट रहेगा। के से आपका हो जाएगा कश्मीर और वी से आपका हो जाएगा विलय पत्र के द्वारा। ये यदि आपको याद होता है तो आपकी, क्योंकि इनसे लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, कश्मीर का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, या जूनागढ़ का भारत में विलय किस प्रकार पे हुआ। तो इन प्रश्नों के जो आंसर है उनके आंसर देने के लिए आपके लिए ये इजी रहेगा। तो आप सीधा से याद रखोगे कि कवि जो है वो हैप्पी रहता है क्योंकि वो जूझता है किसके साथ? साहित्य के साथ। के से कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, एच से हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जू से जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा। यानी ये तो थी तीन रियासतें जिनका एकीकरण करने में या जिनको भारत में मिलाने में भारत सरकार को समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया गया उसके बारे में। अब थोड़ा सा हम चलते हैं भारत के संविधान की तरफ कि भारत के संविधान जो है इसमें क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में यदि हम भाग 1 को देखें तो भाग 1 का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है भारत
जो कि इंडिया यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो प्रयुक्त किया गया है राज्यों का संघ। क्या तात्पर्य इसका? इसका तात्पर्य यह है कि भारत जो है वो अविभाज्य, भारत जो है वो राज्यों का एक अविभाजित संघ होगा। यानी राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद आगे बात करें आर्टिकल 2 की, अनुच्छेद 2 जो है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है नवीन राज्य, यानी मान लो कोई नया क्षेत्र हम लोग मिलाते हैं या कहीं और से अधिग्रहित करते हैं तो उनको लेकर राज्यों का जो गठन किया जाता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। साथ ही साथ भारतीय जो संघ है उस संघ में नवीन राज्यों के निर्माण का ध्यान रखना, भारतीय संघ में नवीन राज्यों के निर्माण का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 3 में। यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत जो संघ है इसमें किसी भी राज्य का विस्तार करना हो या किसी भी राज्य की सीमाओं में कमी करनी हो या किन्हीं भी राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाना हो या किसी राज्य से पृथक करके कोई नया राज्य बनाना हो, उस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 3 में है। और ये जो कार्य किया जाएगा ये कार्य किया जाएगा भारत की संसद के द्वारा। लेकिन ऐसा कोई भी विधेयक जो नवीन राज्य के निर्माण से रिलेटेड होगा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही कहां रखा जाएगा? संसद में रखा जाएगा। फिर संसद से पारित होने के बाद इसको भेजा जाएगा जिन राज्यों पे इफेक्ट हो रहा है उन राज्यों के पास, और एक निश्चित समय में राज्य की जो विधानमंडल है उसको इसका प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारत में राज्य निर्माण की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। फिर अनुच्छेद 4 जो है यानी हमारा जो भाग 1 है उस भाग 1 का अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि भारतीय संघ में जो नवीन राज्यों का निर्माण होगा वो नवीन राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। यानी राज्यों का निर्माण करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर फिर जब हम देखते हैं सिक्किम, गोवा, इनका जो निर्माण किया गया था वो निर्माण हम पढ़ते हैं पॉलिटी में कि इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत का राज्य बनाया गया। तो ध्यान रखना यह उनकी कैटेगरी परिवर्तन के लिए था, न कि राज्यों के निर्माण के लिए था। राज्यों के निर्माण के लिए यदि हम बात करें तो राज्यों के निर्माण के लिए एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, न कि विशेष प्रक्रिया या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी भाग 1 जो था उसका अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत या इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। फिर अनुच्छेद 2 इसका मतलब है हमारे द्वारा कोई भी क्षेत्र राज्य जो ग्रहण किया जाता है उसके बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 3 भारतीय जो संघ है उसमें नवीन राज्य के निर्माण का उल्लेख करता है अनुच्छेद 3, और नवीन राज्य का जो निर्माण किया जा सकता है वो किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। फिर आपका अनुच्छेद 4 जो है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाएगी। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर यदि हम बात करें अनुसूची की तो हमारी अनुसूची है अनुसूची 1। अनुसूची 1 जो है इस अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके नाम और उनके क्षेत्र जो है उनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि ये तो बात हो गई हमारे संविधान की। संविधान के बाद यदि हम आगे बढ़े तो ऐसा नहीं है कि भारत में प्रारंभिक रूप से इतने ही राज्य थे जितने अभी है। ये प्रारूप चेंज होता रहा और किस प्रकार से चेंज हुआ उस पर यदि हम चर्चा करें तो वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में यदि बात करें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था या भारत का जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, 1950 में भारत में 4 कैटेगरी हुआ करती थी राज्यों की, A, B,
सी डी, यानी ए बी सी और डी, यानी ये 4 प्रकार की कैटेगरी होती थी राज्यों की। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे राज्य थे उनको विभाजित किया गया था। ए कैटेगरी जो थी उसमें शामिल थे टोटल 2 राज्य, बी जो कैटेगरी थी उसमें भी शामिल थे टोटल 9 राज्य, सी कैटेगरी में शामिल थे 10 राज्य और डी कैटेगरी में शामिल था 1 राज्य अंडमान निकोबार। फिर आप बोलोगे सर कैटेगरी ए इसका क्या तात्पर्य, बी का क्या तात्पर्य? तो ध्यान रखना कैटेगरी ए का तात्पर्य है कि जहां गवर्नर का शासन होता था, यानी जहां गवर्नर जो है गवर्नर का शासन होता था उनको बोला जाता था ए कैटेगरी के राज्य। बी कैटेगरी या हिंदी में हम बोले तो बे जो कैटेगरी है उसके राज्यों में शामिल थे ऐसे राज्य जिनमें विधानमंडल था, साथ ही साथ जो शाही शासन के अधीन थे, ताज के शासन के अधीन थे और जिनमें विधानमंडल कार्यरत था वो शामिल थे कौन सी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में। ध्यान रखना हमारा जो राजस्थान था वो भी बी कैटेगरी में शामिल था। यहां से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि विधानमंडल और शाही जो शासन है उसके अंतर्गत जो राज्य थे उनको बोला जाता था बी श्रेणी के राज्य। और सी श्रेणी के या सी कैटेगरी के जो राज्य थे उनमें एक तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जिनका प्रशासन सीधा केंद्र के द्वारा किया जाता था या सीधा शाही हाथों में होता था, वो राज्य शामिल थे सी कैटेगरी में। और डी कैटेगरी में एक ही राज्य शामिल था जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। सी जो श्रेणी थी इस सी श्रेणी में शामिल था अजमेर। अब देखो यहां से अगर हम राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से उस समय राजस्थान किस कैटेगरी का राज्य था, तब हमारा उत्तर जो होगा वो होगा बी या ख श्रेणी ख का राज्य था। अजमेर किस श्रेणी में शामिल था, तब हमारा आंसर होगा गे में। और श्रेणी गे में सम्मिलित कौन सा राज्य था, तब हमारा आंसर होगा अंडमान निकोबार। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी 4 कैटेगरी, इन चारों कैटेगरियों में पहली कैटेगरी मतलब के जो कैटेगरी है या इंग्लिश में ए जो कैटेगरी है उसमें 9 राज्य कौन से, जिसमें गवर्नर का शासन हुआ करता था। फिर बी जो कैटेगरी है या जिसको हम ख कैटेगरी बोलते हैं उसमें शामिल है 9 राज्य। ये 9 राज्य कौन से हैं, जिसमें विधानमंडल का शासन है, साथ ही साथ शाही शासन के अधीन है। ये सी का मतलब है जिनका प्रशासन सीधा केंद्र सरकार के द्वारा संभाला जाता था, वो 10 राज्य शामिल थे इसमें गे श्रेणी में या सी श्रेणी में। और लास्ट है आपका डी या गे श्रेणी, इसमें शामिल था अंडमान एवं निकोबार, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी 1950 की बात। अब 1950 के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो राज्यों के पुनर्गठन को लेके मांग उठने लगी। ऐसी स्थिति में जून 1948 में एक आयोग बनता है जिसका नाम है दर आयोग, भाषाई आयोग बनता है। और इसने राज्यों को भाषाई आयोग पर स्थापित करने की या भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। यानी दर आयोग की रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में और इसने इस मांग को ठुकरा दिया कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। दर आयोग की जो सिफारिश थी वो सिफारिश थी कि राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए प्रशासनिक दक्षता के आधार पर, यानी भाषाई आधार पर। दर आयोग के द्वारा जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी उस मांग को ठुकरा दिया गया। अब इसी दर आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर समीक्षा के लिए एक और भाषाई प्रांतीय समिति बनाई गई। ध्यान रखना इस भाषाई प्रांतीय जो समिति थी, भाषाई प्रांतीय समिति, इसको जाना जाता है JVP के नाम से। यानी इसमें 3 लोग शामिल थे। 3 लोग कौन शामिल थे? एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया।
पटाभी सीतारमैया। भाषाई प्रांतीय समिति जो थी 3 सदस्य, इसको जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारमैया। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धर आयोग की सिफारिश को ही उचित माना, लेकिन औपचारिक रूप से इन्होंने यही घोषणा की कि राज्य जो है वो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा जो भाषाई आधार था उसकी तरफ भी झुकाव था, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यही चीज आगे चल के और 1953 में हमारे सामने आती है, जब 1 अक्टूबर 1953 में भारत के प्रथम ऐसे राज्य जिसका निर्माण भाषाई आधार पर किया गया, वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश जो राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाता है। और इसको भाषाई आधार पर निर्मित करने के पीछे जो रीजन होता है वो रीजन होता है, यहाँ पे एक बहुत लंबी भूख हड़ताल चली थी। और भूख हड़ताल जो चली थी वो चली थी पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में। इनको कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश के जनक है। यानी आंध्र प्रदेश राज्य जो था इसके निर्माण के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल की थी पोटी श्री रामालू ने। और 1 अक्टूबर 1953 को भारत का प्रथम राज्य जो भाषाई आधार पर बनता है वो राज्य होता है कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। यानी आंध्र प्रदेश राज्य भारत का प्रथम राज्य जो भाषाई आधार पर निर्मित होता है, वो अस्तित्व में आता है। क्योंकि इनका जो आंदोलन था वो इतना तीव्र था, इतना भयंकर तरीके से इन्होंने भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और अंततः सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा देना पड़ा। अब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बनता है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अब ये तो था, ये दो जो राज्य थे वो थे भाषाई आधार पर गठन करने वाले, कि भाषाई आधार पर राज्यों की जो गठन की प्रक्रिया है उसको किया जाए या नहीं किया जाए। इसके लिए जो 2 समितियां बनी थी उसमें पहला तो था धर आयोग के अध्यक्ष एस के धरी थे। फिर भाषाई प्रांतीय समिति, ध्यान रखना इसका कोई अध्यक्ष नहीं था, 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। अब बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं फैजल अली। यानी फैजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और इसके 2 और सदस्य होते हैं। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा फैजल अली। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसमें फैजल अली के अलावा 2 और सदस्य थे, उनको हमें याद रखना है एचएम से। एचएम से कैसे याद रखेंगे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिंकर, ये 2 और सदस्य थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने क्या सिफारिश की उसको हम देखते हैं। इसने जो सिफारिश की वो सिफारिश की थी कि राज्य जो है उसकी पहले तो जो 4 कैटेगरियां हैं, यानी क ख ग घ या ABCD, इन चारों कैटेगरियों को समाप्त करें। यानी सी कैटेगरी को इन्होंने पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इनको मिलाकर इन्होंने राज्य नाम दिया और डी इसको इन्होंने नाम दे दिया भाई केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ये जो 4 कैटेगरियां थी, इन 4 कैटेगरियों के स्थान पर 2 कैटेगरियां रखी। और वो 2 कौन सी कैटेगरियां रखी कि एक तो भारत में होंगे राज्य और दूसरे होंगे यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 श्रेणियों में विभाजित किया। राज्य जो होंगे उनमें केंद्र के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, लेकिन केंद्र शासित जो प्रदेश होंगे उनमें नियंत्रण जो होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। यानी ये जो अपने फैजल अली आयोग है या राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी जो सिफारिश थी उसमें सबसे पहली सिफारिश यही थी कि ये राज्यों की जो 4 श्रेणियां हैं
इन श्रेणियों को समाप्त कर इसको विभक्त किया जाए दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो होंगे राज्य और दूसरे होंगे केंद्र शासित प्रदेश। राज्य जो होंगे उनमें केंद्र के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे उनमें नियंत्रण होगा किसका? केंद्र सरकार का। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया। साथ ही साथ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी इसको इन्होंने ठुकरा दिया और इन्होंने बोला कि भारत की एकता और अखंडता जो है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ प्रशासनिक जो दक्षता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इन्हीं की जो रिपोर्ट है इसके आधार पर आगे राज्यों का गठन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का जो गठन है वो आता है। ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान की यदि हम बात करें तो देख लो 14 दूनी 28, इन दो जोड़ दो। राज्य कितने? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में 8 है। 1956 में कितने थे? 6। यानी 1 नवंबर 1956 को कितने? तब हमारा आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14वां राज्य अभी हमने देखा था आंध्र प्रदेश बना था। अब एक नॉर्मल व्यू में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक ही ट्रिक की सहायता से सारे के सारे जो राज्य हैं उन राज्यों को याद कर सकते हो, वो भी क्रम से। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इनको याद करेंगे, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात की थी हमने आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो दूसरा राज्य जो बनता है वो बनता है गुजरात। यानी 14वां राज्य हमारा जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। 14वां राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। इसके बाद 15वां जो राज्य बनता है भारत का वो बनता है गुजरात। आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था वो बना था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात जो राज्य बना, गुजरात राज्य बनता है 1 मई 1960 को। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और यकीन मानिए आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे, आपका राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कोई सा भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है कि किस क्रम में, किस सन में किस राज्य का निर्माण हुआ, वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सी ट्रिक की सहायता से रखूंगा और बहुत इजी तरीके से आपको ये सारा का सारा जो होगा वो याद होगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करें 16वें राज्य की, तो 16वां राज्य बनता हमारा नागालैंड। नागालैंड जो राज्य बनता है, नागालैंड राज्य हमारा बनता है 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को। यानी 16 राज्यों तक का हमारा सफर हो चुका है। आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद नागालैंड। नागालैंड के बाद यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 को एक राज्य अस्तित्व में आता है जिसका नाम है हरियाणा। यानी 17वां राज्य अस्तित्व में आता है, कौन सा? हरियाणा। और हरियाणा का जो गठन होता है वो होता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 इस दिन अस्तित्व में आता है हमारा कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य। हरियाणा के बाद यदि हम बात करें तो राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश। 18वां जो राज्य बनता है वो बनता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो राज्य बनता है वो राज्य बनता है आपका 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 भारत का 18वां राज्य कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत का 19वां राज्य हमारा बनेगा मणिपुर। मणिपुर राज्य जो है इसका जो गठन किया जाता है वो गठन किया जाता है 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। इसी दिन 2 और राज्य भी बनते हैं, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय 21वां बनता है, त्रिपुरा। डेट तीनों की सेम रहेगी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कई जगह हमें मेघालय की जो डेट है वो 20 जनवरी भी देखने को मिलती है, लेकिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा क्रम से अपन इसी प्रकार से याद रखेंगे। 19, 20 और 21। 19वां मणिपुर,
20वां मेघालय और 21वां त्रिपुरा। कई जगह आपको 20वें राज्य के रूप में मेघालय भी देखने को मिलेगा। एम लक्ष्मीकांत को आधार मानते हुए 19वां राज्य एम लक्ष्मीकांत में मणिपुर दिया हुआ, इसलिए मणिपुर ही बता रहा हूं मैं आपको, बाकी आप लोग देख लें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा। यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 राज्य हो गए। 21 राज्यों के बाद 22वां जो राज्य बनता है वो बनता है सिक्किम। 22वां राज्य हमारा कौन सा बनता है? सिक्किम। अब देखो सिक्किम जो राज्य बनता है, सिक्किम राज्य बनता है हमारा 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को, यानी 22 राज्यों तक हम पहुंच चुके हैं। 14वां राज्य आंध्र प्रदेश, 15वां गुजरात, 16वां नागालैंड, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश, 19वां मणिपुर, 20वां बनता है मेघालय, 21वां त्रिपुरा, 22वां सिक्किम। अब यदि हम आगे बात करें 23वें राज्य की, तो 23वां राज्य जो हमारा बनता है वो 23वां राज्य हमारा बनता है मिजोरम। मिजोरम। अब 3 राज्य एक ही दिन बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी एक ही सन में बनते हैं, एक दिन क्या एक ही सन में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यानी ये बन गया हमारा 24वां राज्य। गोवा बन गया कौन सा राज्य? 25वां राज्य। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो निर्माण होता है वो होता है 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को। और गोवा का जो निर्माण होता है वो होता है 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को, यानी 1987 में 3 राज्य बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 2 राज्य एक ही दिन 20 फरवरी 1987 को, जबकि गोवा बनता है 30 मई 1987 को। उसके बाद आगे सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं, और 3 राज्य कौन कौन से हैं? 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड। यानी ये 3 राज्य सन 2000 में बनते हैं नवंबर के महीने में। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, यानी महीना जो होगा इनका नवंबर, और सन जो होगा वो होगा 2000। यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ जो होता है वो बनता है एमपी से अलग होकर, उत्तराखंड बनता है यूपी से अलग होकर, और झारखंड बनता है बिहार से अलग होकर। 28 राज्य हो गए। 29वां राज्य आप लोगों को पता है अस्तित्व में आता है 2 जून 2014 को, और जिसका नाम है तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य जो है वो अस्तित्व में आता है 2 जून 2014 को, और भारत में उस समय राज्यों की जो संख्या है वो बढ़कर हो जाती है कितनी? 29। अभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में 28 राज्य वापस कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम 2019 में जाएंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर जो है उसको राज्य की कैटेगरी से हटा दिया जाता है, और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 हो जाती है। अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, 7 के बाद 2 नए मिला दिए, तो होने कितने चाहिए? 9 होने चाहिए। लेकिन जनवरी 2020 में परिवर्तन किया गया, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली को मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया प्रशासनिक दक्षता के चलते। इस वजह से वो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, दमन और दीव, साथ ही साथ दादर और नागर हवेली, ये दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हमारे पास पहले थे 7 में 2 नए ऐड हुए, मतलब कितने हो गए? 9। लेकिन 9 में से 2 को मिला के 1 बना दिया, यानी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या हमारे पास कितनी है? 8। यानी यह है आपके राज्यों के निर्माण का क्रम। अब डेट आपको याद हो नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना कि सन थोड़ा बहुत आपको इनका याद होना चाहिए। अब देखिए इनको आप बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये तो था बिल्कुल इनका पूरा डिटेल, अब डिटेल के बाद इनको आप बिल्कुल आसानी से किस प्रकार से याद कर सकते हो, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। यदि आपको वो छोटी सी ट्रिक याद होगी तो आपके सारे के सारे जो राज्य है वो क्रम से याद होंगे आपको।
इस बात का देखना। तो ट्रिक है आपकी, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है हरि। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? हरि। अब सरकारी सेवा में है वो और हेडमास्टर के पद पर है। आपको पता है 2018 में हेडमास्टर का पेपर हुआ भी था, तो अपन थोड़ा सा उससे उसको कनेक्ट कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है हरि, स्कूल में हेडमास्टर है। हेडमास्टर की उसने फिर से परीक्षा दी, मतलब अगेन उसने हेडमास्टर की परीक्षा दी और हरि क्या बन गया? एचएम बन गया। आपको क्या याद रखना है? अगेन हरि क्या बन गया? एचएम बन गया। अब एचएम बन गया तो सीधी सी बात है, पावर है, पैसा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो एक फोन लेगा और फोन जो लेगा वो किसका लेगा? एमटीएस का लेगा। फोन किसका लेगा? एमटीएस का लेगा। क्यों लेगा? तो अभी आपको पता है लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हमारा जो समय है ज्यादा व्यतीत होता है किस पर? फोन पर, गेम वगैरह खेलने में या फोन पर मजे करने में। तो सीधा सा उसने एमटीएस का जो फोन लिया वो मजे करने के लिए लिया। आप बोलोगे सर मजे कैसे? तो आप देखो, ये इसका उल्टा करो, गेम हो जाएगा। उसने एमटीएस का जो फोन लिया वो किसके लिए लिया? गेम के लिए लिया। और छत पे जाके एक दिन वो गेम खेल रहा था। उसी समय मैं उसके पास जाता हूं और मैंने उसको बोला छत से उतर जा, छत से उतर जा, फोन से बाहर भी निकल ले, थोड़ा बहुत मुझसे भी बातें कर ले। लास्ट आपका जो बचता राज्य तेलंगाना, वो तेलंगाना आ जाएगा। तेलंगाना में सीधा सा याद रखना है। बाकी ये स्टोरी यदि आपको याद होती है तो आपके सारे के सारे राज्य क्रम से आ चुके हैं, 14 से लगा के 28 तक। याद क्या रखना है? अगेन हरि क्या बना? हेडमास्टर। अगेन हरि क्या बना? हेडमास्टर। यानी अगेन हरि हेडमास्टर बनता है, वह एमटीएस का फोन लेता है। एमटीएस का फोन लेता है किस लिए? मजे करने के लिए, या आप इसका उल्टा भी याद रख सकते हो, गेम खेलने के लिए। फिर छत पे चढ़ के वो गेम खेल रहा होता है, तो मैंने उसको क्या बोला कि छत से उतर जा, थोड़ी बहुत हमसे भी गपशप लगा ले। ये यदि आपको याद है तो आपके सारे के सारे राज्य इसी क्रम में याद हो जाएंगे। ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जी से आपका हो जाएगा गुजरात 1960। बस आप केवल सन याद रखो। एन से आपका हो जाएगा नागालैंड। हरि से आपका हो जाएगा हरियाणा। यानी ये हो गया आपका 14, 15, 16, 17। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। उसके बाद आगे चलते हैं तो 18वां राज्य आता है आपका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 19 मणिपुर, 20 मेघालय, 21 त्रिपुरा, 22 आपका हो जाएगा सिक्किम। यानी 22 राज्यों तक हम पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद सिक्किम। उसके बाद उसने ये जो फोन लिया, वो फोन लिया किसके लिए? मजे करने के लिए। अब देखो, एम से आपका हो जाएगा मिजोरम, ए से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जी से आपका क्या हो जाएगा? गोवा। यानी हम 25 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। 23, 24, 25, फिर 26, 27 और 28। छत से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तर से आपका हो जाएगा उत्तराखंड, जा से आपका हो जाएगा झारखंड, और लास्ट हमारा 29वां जो राज्य है वो है तेलंगाना। यह ट्रिक यदि आपको याद होती है तो यकीन मानिए आपका राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कोई सा भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि इनका क्या है कि कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, 4 राज्य आपको दे दिए जाते हैं और आपको बोलते हैं कि इनको निर्माण के कालानुक्रम में जमाओ। ऐसी स्थिति में हमें आंसर करने के लिए यह ट्रिक बहुत लाभदायक होगी। हमें सीधा सा एक ही ध्यान रखना है, अगेन हरि एचएम बनता है, एमटीएस का फोन लेता है मजे करने के लिए। एक दिन वो छत पे गेम खेल रहा होता है, मैं वहां चला जाता हूं और उसको बोलता हूं छत से उतर जा, थोड़ी बहुत हमसे भी गप्पे लगा ले। ये यदि आपको याद है, आपके राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कोई भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होने वाला है। अब देखिए कुछ चीजें यहां अपन चर्चा कर लेते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहां से लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिक्किम जो था, सिक्किम में स्वतंत्रता से पूर्व एक वंश का राज्य हुआ करता था जिसका नाम था चोग्याल वंश। चोग्याल वंश का राज्य हुआ करता था कहां? सिक्किम में। एग्जामिनर सीधा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चोग्याल वंश का राज्य किस राज्य में, तो हमारा आंसर जो होगा वो सिक्किम।
फिर ध्यान रखना हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना यह एक आयोग था, शाह आयोग। शाह आयोग 1966। शाह आयोग की रिपोर्ट जो थी उसके आधार पर हिंदी भाषी जो थे उनको पंजाब से अलग करके हरियाणा में, साथ ही साथ जो पंजाबी थे, पंजाबी भाषा जो बोलने वाले थे उनको पंजाब राज्य में, और एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल और चंडीगढ़ को बनाया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि भारत का 18वां राज्य बना। तो ये भारत के राज्यों को लेकर एक आसान सी ट्रिक थी, जिसकी सहायता से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित यदि आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। आपको पता है कि प्राचीन काल में हमारे जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो उनको किस किस प्रकार से अलग करवाया गया, या हमारा कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसियों के पास था, कौन सा क्षेत्र हमारा पुर्तगालियों के पास था, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले फ्रांसीसियों की, तो ध्यान रखना फ्रांसीसियों के पास था एक तो चंद्रनगर, और साथ ही साथ हमारे पुदुचेरी के जो चारों क्षेत्र है, कराईकल, यनम, माहे, पुदुचेरी, ये जो थे ये किसके पास थे, फ्रांसीसियों के पास। यानी फ्रांसीसी जो थे इनके पास हमारे कौन कौन से क्षेत्र थे, फ्रांसीसी इनके पास जो हमारे क्षेत्र थे उनमें सबसे पहले तो था चंद्रनगर, फिर पुदुचेरी, चंद्रनगर के बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद कराईकल, यनम और माहे। ये जो क्षेत्र थे ये किसके पास थे, फ्रांसीसियों के पास थे। अब देखिए हमने 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को चंद्रनगर जो था उसको स्वतंत्र करवा लिया था, किससे, सॉरी 1947 को, 1 जून 1947 को फ्रांसीसी जो थे इनसे चंद्रनगर को स्वतंत्र करवा लिया था। यानी यह तो स्वतंत्रता पूर्व ही हमने किससे, फ्रांसीसियों से छीन लिया था। बाकी ये जो 4 क्षेत्र है इन चारों क्षेत्रों को हमने फ्रांसीसियों से बाद में लिया था 1 नवंबर 1954 को। अब क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न जो है वो हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों के पास हमारे कौन कौन से क्षेत्र थे उनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पुर्तगालियों के पास जो हमारे क्षेत्र थे एक तो था दादरा व नागर हवेली, दूसरा जो हमारा क्षेत्र था वो था दमन एवं दीव, दमन व दीव, तीसरा जो हमारा क्षेत्र था वो था गोवा। यानी दादर व नागर हवेली, दमन दीव और गोवा जो थे ये हमारे किसके पास थे, ये थे पुर्तगालियों के पास, और इनको हमने स्वतंत्र करवाया किनसे, पुर्तगालियों से। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2019 का घटनाक्रम और 2020 का घटनाक्रम कि हमारा जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का सफर है वो किस प्रकार से चला। तो देखिए आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जब राज्य बना था उस समय हमारे पास राज्य थे 29 और केंद्र शासित प्रदेश थे कितने, 7। अब हुआ क्या, इन 29 राज्यों में से जम्मू कश्मीर राज्य जो था इसको हटा दिया गया, यानी राज्य पीछे कितने बच गए, 28। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया। यानी अब हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो चुकी थी कितनी, 9। लेकिन अब 9 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश जो थे, यानी ये 9 जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव, दादर व नागर हवेली, इनको जनवरी 2020 में सम्मिलित करके 1 कर दिया गया। यानी 9 में जो 2 थे 2 को सम्मिलित करके 1 कर दिया गया। इसका मतलब 1 और कम हो गया, यानी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है, 8। अब आपको
कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नया जो दमन दीव और दादर और नगर हवेली सम्मिलित किया गया है, इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय होगा वो कहां होगा, इसका देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर करते हैं। आज के लिए भारत के जो राज्य थे उनके निर्माण को लेकर आप किस प्रकार से एक ट्रिक से उनको क्रम से याद कर सकते हो, उसको लेकर हमारी चर्चा थी। साथ ही साथ वर्तमान में हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है उसको लेकर चर्चा थी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और साथ ही एक चीज का ध्यान रखें कि वीडियो में जिस भी ट्रिक का प्रयोग किया जाता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध ना निकालें। वो केवल और केवल काल्पनिक होती है और आप लोगों को समझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।